वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं डीके सिंह। वेलकम टू हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को ही कवर करेंगे। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली आपको ध्यान रखना होगा कि हम लोगों ने न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ को कवर किया था। एंड इसके बाद का जो टॉपिक होता है इस टेबल में, वो है बेसिकली हम बात करेंगे मेंडलिक पीरियोडिक टेबल। क्या नाम है बेटा? मेंडलिक पीरियोडिक टेबल। इनका पूरा नाम है डिमिट्री इनो इनोवाचो इनोवाचो मेंडली। मैं थोड़ा सा इनके पूरे नाम को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इनोवाचो इनोवाचो मेंडली। बेसिकली ये एक रशियन केमिस्ट थे या साइंटिस्ट थे, एक रशियन साइंटिस्ट थे। और जो वेस्टर्न रशियन है, वेस्टर्न जो रसिया है, उसमें एक जगह होता है जिसका नाम है साइबेरिया। साइबेरिया। तो ये साइबेरिया में ही इनका बर्थ हुआ था। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? और अगर हम इनके बर्थ को कवर करें तो इनके बर्थ में हमें एक इंफॉर्मेशन है, डेटा है, मैं जो आपको नोट करा देता हूँ। वो डेटा है 1834 से इन्होंने 1907 तक की इनकी लाइफ साइकिल रही है। मतलब 1834 में इनका बर्थ हुआ और 1907 में इनकी डेथ हो गई थी। तो बेसिकली इन्होंने पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया। ही प्रपोज पीरियोडिक टेबल। क्या किया इन्होंने बेटा? इन्होंने पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया। पीरियोडिक टेबल को इन्होंने प्रपोज किया। जो पीरियोडिक टेबल को प्रपोज करने का जो ईयर रहा है वो 1872 रहा है। बेसिकली मैंने एक छोटा छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो कि डेटा बेस है। हालांकि कहीं पे इस तरह के कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि इनका नाम डेमेट्री इनोवोचो मेंडलीफ है या ये रसिया में है, वेस्टर्न रसिया या साइबेरिया, या इनका बर्थ कब है, डेथ कब है, या इन्होंने कब प्रपोज किया। ऐसा कोई क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाता है। हमें बेसिकली इन्होंने क्या काम किया और जिनका जो टेबल है उसके टेबल के बारे में पढ़ना है, उसकी कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना होगा, उनके मेरिट्स के बारे में पढ़ना होगा, एंड डिमेरिट्स के बारे में। मैंने आपको फिर से मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को एश्योर कर देता हूँ कि बेटा जो भी हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं या जो भी अर्ली अटेम्प्ट्स पढ़ रहे हैं या जो भी डेवलपमेंट्स पढ़ रहे हैं, इनमें हमें दो बातें पढ़ना होता है। एक तो इनके डेफिनेशन के बारे में पढ़ना होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ना होता है। तीसरा, उनसे रिलेटेड अगर कोई ट्रिक बन रहा है तो ट्रिक्स को पढ़ लो भैया। ये तीन पॉइंट्स में हमें कवर करना होता है, कोई भी साइंटिस्ट जिसने भी काम किया। बेसिकली था क्या, मेंडलीफ ने क्या ऐसा किया, इस बात को हम समझते हैं। बेसिकली मेंडलीफ ने बहुत सारे एलिमेंट्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड को बनाया। समझिएगा मेरी बात को। उन्होंने क्या किया कि जो मेटल्स एलिमेंट्स थे उनकी रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कराया। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टिव है, तो रिएक्शन के बाद जो हाइड्राइड और ऑक्साइड्स बने उनको 63 कार्ड्स बना के दीवार पे चिपका दिया। और चिपकाने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया तो देखा क्या कि जो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है वो एक दूसरे के साथ कहीं पे अरेंज हो रहा है। तो इस बात को देखने के बाद उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी है ये पीरियोडिकली क्या हो रहा है, एटॉमिक मास के साथ वेरी कर रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सिंपली यही है। इस बात को अगर हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें, अगर मैं बताऊं कि आप स्टेटमेंट में लिखिए, तो आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो कि पहली बार मेंडलीफ ने he took 63 elements and react with क्या बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बाद रिएक्शन के बाद जो जो कंपाउंड्स बने, उन कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज को जब एनालाइज किया तो देखा क्या कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। ये काम उन्होंने एक कार्डबोर्ड पे लिखा, हर एलिमेंट्स को लिखा, उनके प्रॉपर्टी को लिखा और दीवार पे चिपका दिया। तो बेसिकली एक छोटा सा हिस्ट्री है इससे रिलेटेड, एक छोटा सा पॉइंट है जिस पॉइंट को मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आप अगर ये पॉइंट नहीं भी ध्यान रखते हो तो कोई बात नहीं,
आपको जो ध्यान रखना है वो याद रखना है कि इन्होंने, मतलब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव आपको याद रखना होगा। इन्होंने बोला फिजिकल, क्या बोला बेटा, फिजिकल एंड केमिकल, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, properties of elements are the periodic function of, are the periodic function of their atomic mass, their atomic mass। क्या बेटा, एटॉमिक मास के साथ पीरियोडिक फंक्शन होता है, मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं उनका जो वेरिएशन है वो एटॉमिक मास के साथ वेरी करता है। यही बात किसने बोला, मेंडलीव ने बोला। मैं एक पॉइंट यहाँ से उठाना चाहूँगा और जिसको आप लोग जान भी लेंगे कि व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन, व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन। तो आप सीधे सीधे ध्यान रखोगे कि जो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है, देखो पीरियोडिक का मतलब होता है कोई भी चीज बार बार रिपीट करे। बात समझा रही कि नहीं। फंक्शन का मतलब होता है सेट ऑफ रिलेशन, मतलब इन्होंने क्या बताया, या पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, द रिपीटिशन ऑफ, क्या होता है बेटा, द रिपीटिशन ऑफ, repetition of physical and chemical property, and chemical chemical property after regular time of interval, regular time of interval is called, क्या बेटा, periodic function। आप, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये आप लोग स्टूडेंट लाइफ में स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो या इंस्टीट्यूट जाते हो, अपने आईआईटी जेईई नीट या बोर्ड एनटीएससी जो भी एग्जाम्स आप फोकस करते हो उसके लिए आपको स्कूल जाना होता है। स्कूल जाने का एक टाइम होता है, तो पर डे आप एक सुबह में एक मॉर्निंग में उठते हो, उठने के बाद आप तैयार वगैरह होते हो, ब्रेकफास्ट करते हो और एक टाइम पे चले जाते हो। तो बार बार स्कूल का जाना, एक फिक्स टाइम के बाद आप सेम काम को रिपीट कर रहे हो, तो इसको भी हम बोलते हैं कि पीरियोडिक है। इसके अलावा जो ऑसिलेशन होता है, मैं भी बता देता हूँ, फिजिक्स का पॉइंट है फिर भी मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे जो पेंडुलम होता है किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करता है, ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है। तो ये जो पेंडुलम का मोशन है बेसिकली ये भी क्या होता है बेटा, पीरियोडिक होता है। कैसा होता है बेटा, पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक से सेंस है कि कुछ इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स के वो बार बार रिपीट होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। अगर ये बात क्लियर हो रही हो तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। क्या बात करेंगे बेटा, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो क्या है कॉज पीरियोडिसिटी का, मैं हेडिंग बना देता हूँ, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, या हम इसी को पीरियोडिक ट्रेंड भी बोलते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड भी बोलते हैं। या आपने एक शब्द सुना ही है पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। तो इन तीन नामों से जाना जाता है। इसका जो रीजन है, जो इसका कॉज है, उसको अगर हम देखें तो वो है ड्यू टू रिपीटिशन, ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ सिमिलर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ईसी मैंने लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बार बार रिपीट होने की वजह से ये पीरियोडिसिटी क्या होता है बेटा, रिपीटिशन। बात सुन रही नहीं आई। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जैसा शब्द पढ़ा, अब आपके दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ में बताऊं। जैसे बेटा जी अगर मैं कहूं कि हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, कन्फिगुरेशन 281, 282,
283, 284, 285, 286, 287 और इसका 288। तो आपने क्या देखा कि ये जो 28 है, 28 यहाँ पे 1 है, 28, 28, 28, 28, 28, 28 बार बार रिपीट हो रहा है। या हम किसी ग्रुप में बात करें, जैसे मैं बात करूं, आप कुछ भी ले लो, जैसे मैं एक एग्जांपल ऐसा ले लिया, या हम लोग बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो अभी आपको पता नहीं होगा, लेकिन इन सब के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कन्फिग्रेशन भी कुछ सिमिलरिटीज शो करती हैं। इसीलिए इसीलिए जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें भी सिमिलरिटी आती हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, सर कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर होने से प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होने का क्या मतलब है? तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड के बनने के पीछे, मैंने कहा ए है, किसी ए के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये गले मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। दोनों के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं। इंटरेक्शन या हम कहें कि बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज के सिमिलरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। ये बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्टिसिपेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिसिपेशन की वजह से ही कंपाउंड बनता है और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आती है। दैट मीन्स कि अगर प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज हमें देखनी है तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सिमिलरिटी होना जरूरी है। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। बुरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? चलिए हम नेक्स्ट कुछ बात बताएंगे। जो मेंडलीव ने जो काम किया, जो उनका प्रपोजल था, उस प्रपोजल को हम लोग अगर ध्यान दें तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इस तरह से ग्रुप बनाया, और उसमें पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के साथ रिएक्शन कराया। तो पहले वाले ग्रुप का एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ RH, यहाँ पे RH2, RH3, RH4, फिर RH3, RH2, RH बनाया। बस मैंने यहीं तक के एलिमेंट को देखा। बेसिकली इनको हाइड्राइड बोला गया। और आप RH का मतलब सोडियम हाइड्राइड कह सकते हैं, RH2 का मतलब बोलो MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड कह सकते हो, AlH3 कह सकते हो, और CH4 कह सकते हो। यहाँ पे देखो NH3 कह सकते हो, यहाँ पे आप कह सकते हो H2O कह सकते हो, यहाँ पे HCl कह सकते हो। इनके एग्जाम्पल्स भी मैं दे रहा हूँ, इन्हीं के साथ साथ मैं इनके एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूँ। R का मतलब होता है कोई मेटल है, कोई एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। अगर यहीं पे हम ऑक्सीजन ले लेते हैं तो ये क्या होगा बेटा? बोलो R2O, फिर RO होगा, R2O3 होगा, R2O4 होगा, या इसी को हम RO2 भी कहते हैं। फिर क्या होगा? R2O5, फिर क्या होगा? RO3 बोलेंगे। फिर इसी के बाद क्या होगा बेटा? यहाँ देखो, यहाँ पे होगा, अगर इसके रिएक्शन करवाते हैं तो ये होगा, बोलो कोई भी हमने R लिया है तो R2O7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस बात को ध्यान रखना है कि कुछ इस तरह के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करी, और इनके सिमिलरिटी को इन्होंने 63 कार्ड्स में रिप्रेजेंट करके, और ये जो पीछे हमने लॉ पढ़ा है, ये जो लॉ पढ़ा है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, इस बात को उन्होंने प्रपोज किया। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो बेस है, उस बेस को आपने समझ लिया। ये आपको थोड़ा सा NCERT बुक में ये मार्क भी किया गया है,
इन लाइंस को आप चाहो तो वहां से एक बार और देख सकते हो। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए, क्लियर हो गया? हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमें पढ़ना है अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पीटी मैंने लिखा, आप इसका मतलब समझ जाओगे कि पीटी का मतलब है पीरियोडिक टेबल्स। मैं पूछूं कि कैरेक्टर क्या है, तो पहला कैरेक्टर ये है कि भाई दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर। क्या है पहला कैरेक्टर क्या है कि सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर थे उस टाइम पे। लिख लीजिए आप लोग, पहला क्या लिखोगे कि 63 एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर। क्या लिखोगे? 63 एलिमेंट्स वेयर discovered and noble gases was not discovered। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा, based on atomic mass। तीसरा, 7 हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल से मतलब क्या है? एक ऐसी जो लाइनें बना लो, ऐसी लाइनें बना लो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड, बेटा मैं भी लिख रहा हूँ पीरियड। इनको क्या कहा गया? पीरियड कहा। फिर इसी में था, चौथा लिख सकते हो यार, 8 वर्टिकल कॉलम। एक वर्टिकल कॉलम known as ग्रुप। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहा गया, इनको सीरीज नाम भी दिया गया। 8 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप, मतलब वर्टिकल कॉलम ऐसे होंगे 1 2 3 इस तरह से, 4 5 6 7 इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 ग्रुप्स कह सकते हैं ऐसे बने। ऐसी लाइनें और ऐसी लाइनें, दो प्रकार की लाइंस बनी। इन लाइंस को हमने म्यूचुअली, इसको बोला गया पीरियड्स, और इसको बोले गए ग्रुप्स। इन बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात कंफर्म हो गया कि मेंडलिक पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज दैट इज पीरियड एंड 8 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को मैं लिख रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है मैं उसको लिख रहा हूँ कि ईच ग्रुप, उन्होंने कहा ईच ग्रुप, तो हर एक ग्रुप अप टू 7 डिवाइड इनटू टू सब ग्रुप। अब इन सब ग्रुप को क्या कहा गया? जैसे पहला था ए बी में डिवाइड हुआ, दूसरा भी ए बी में डिवाइड हुआ, तीसरा भी ए बी में डिवाइड हुआ, इसी तरह से फोर्थ, मतलब अप टू सेवन क्या किया है? सब ए बी पार्ट में डिवाइड हुआ। जो एट्थ ग्रुप था एंड एट्थ ग्रुप डिवाइड इन 3 सब ग्रुप नोन एज ट्रांजिशन। इनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट कहा। क्या कहा बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर हो गया कि नहीं? इसको नोट कर लीजिए। बोलो, समझ में आ गया? इसको नोट करिए आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैरेक्टर क्या है? जो नेक्स्ट कैरेक्टर वो है कि एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। क्या बेटा? जो एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स
belonging to same groups have same property। बस सुना, सेम ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स के पास सेम तरह की प्रॉपर्टी थी। तो ये तो था इनका क्या बेटा, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक के बाद इनका एक मेरिट में पढ़ना है। मेरिट्स क्या है मैं आपको बताऊं, मेरिट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, क्या पढ़ना है हमको, मेरिट्स पढ़ना है। अब मेरिट्स की मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना होगा कि मेरिट्स में इन्होंने एक तो ही सिस्टमाइज द स्टडी ऑफ एलिमेंट, मैं आप लोग ऐसे ही नोट कर लो, दो तीन पॉइंट्स हैं। देखिए, ही सिस्टमाइज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, या स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम अर्ली इजियर, या स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम इजियर लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम इजियर। नेक्स्ट लिख सकते हो प्रेडिक्शन ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट, prediction of new discover element, या some space were left for new discover element। मतलब पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, ही सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ एलिमेंट। दूसरा क्या, prediction of new elements, या some space left for new discover element। पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट दोनों समझ में आया। तीसरा पॉइंट ऐसा था कि जब आप घर वगैरह बनाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि जितने लोग हैं उतने लोग के बना, आप फ्यूचर्स भी प्लान करते हो कि भविष्य में अगर कुछ मेंबर्स बढ़ते हैं तो उनके लिए क्या होगा। इसी तरीके से इन्होंने भी जो पीरियोडिक टेबल था उसमें कहीं पे स्पेस छोड़ दिया था, इन्होंने कुछ कुछ स्पेस छोड़ा था। अब जो स्पेस इन्होंने छोड़ा था, इन स्पेस में जब नए नए एलिमेंट डिस्कवर हुए, उनके प्रॉपर्टीज को देखा गया तो उनको उन जगहों पे रख दिया गया भैया। अब इन एलिमेंट्स में कौन कौन एलिमेंट्स थे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत बार पूछा गया है। जैसे हम बोलते हैं इका सिलिकॉन, फिर बोलते हैं इसको इका एल्यूमिनियम, फिर बोलते हैं इका है इका बोरॉन, और इका एम। इका सिलिकॉन को बोला गया जर्मेनियम, इका एल्यूमिनियम को बोला गया गैलियम, इका बोरॉन को बोला गया स्कैंडियम, इका मैग्नीज को बोला गया टेक्नीशियम। ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, आपको बेटा याद होना चाहिए, ये बातें आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कि इतने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि सर ये इका क्या है। इका बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड है। इस संस्कृत वर्ड का मतलब होता है एक। क्या मतलब होता है, कोई भी चीज एक। और जर्मेनियम, गैलियम, स्कैंडियम एंड टेक्नीशियम के बारे में आज आपके डेट में आप लोग जान ही रहे। तो मतलब ये एलिमेंट्स कुछ डिस्कवर किए गए जो कि इनके पीरियोडिक टेबल में इनके लिए इन्होंने जगह भी रखा था। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया बालिका। अब इसको याद कैसे करें, उस याद करने का तरीका एक ट्रिक मैं बताता हूँ, एक ट्रिक भी बताता हूँ। उसमें याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा बेटा, सीता, गीता, और क्या, अलका, अलका, गायत्री, सीता गीता अलका गायत्री, बीएससी, बीएससी नहीं, एम टेक, एम टेक, टेक का मतलब टेक्नीशियम टीसी, एम का मतलब एमएन, बीएससी का मतलब बोरॉन, एससी का मतलब स्कैंडियम, अलका का मतलब एल्यूमिनियम, गायत्री का मतलब गैलियम, सीता का मतलब सिलिकॉन, और गीता का मतलब जर्मेनियम। तो सीता गीता अलका गायत्री बीएससी नहीं एमटेक, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए और इनसे आपको इनको याद करने में एक हेल्प मिलेगी भाई। अगर कोई डायरेक्ट याद कर लेता है तो सो फॉर सो गुड, अगर जिसको याद नहीं होता है दे विल यूज दिस न्यूमोनिक्स फॉर लर्न दीज फोर नेम्स। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही, आप लोग थोड़ा सा इसको लिखिए। फिर आगे जो एक इनका जो इनकी एक मेरिट थी कि ही करेक्ट, या आप ऐसे लिख सकते हो करेक्शन ऑफ
of atomic mass of few elements कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास में करेक्शन भी इन्होंने किया। वो कौन थे? एक था यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, प्लैटिनम एंड गोल्ड। अब याद प्रॉब्लम ये भी है कि ये कैसे याद हो, तो इसको बोलते हैं यू बेईमान इंसान प्लैटिनम गोल्ड चुराते हो। और थोड़ा सा और अच्छा करना है तो कुछ और बना दो, कीड़े पड़ेंगे। बात सुन में, यू का मतलब यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, इंसान, प्लैटिनम एंड गोल्ड, इनके एटॉमिक मास में करेक्शन किया गया। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही, बोलिए। अब करेक्शन कैसे किया गया, थोड़ा सा मैं उस पर भी एक पॉइंट डाल देता हूँ भैया, क्यों करेक्ट किया गया या क्या करेक्शन के पीछे वजह थी, मैं वो पॉइंट भी क्लियर कर रहा हूँ। देखो बेसिकली बेरिलियम का उस टाइम पे जो एटॉमिक मास था बेटा जी, वो था 13, और इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट एक मॉलिक्यूलर वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट 3.5 था। तो एक कंफ्यूजन ये थी, क्या कंफ्यूजन था? इन बैलेंसी, इसके बैलेंसी में कंफ्यूजन थी। इसका बैलेंसी हमने 3 एज्यूम किया, तो जैसे ही बैलेंसी इसका 3 एज्यूम करेंगे तो इसका जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3.5 दैट इज 13.5। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बोलिए भाई। ओ, इक्विवेलेंट इसका 4.5 होता है, सॉरी इक्विवेलेंट इसका 4.5। अब इसको हम लोग अगर यूज करें तो ये 13.5 होगा, लेकिन जो करेक्ट है, जो करेक्ट है उसकी मैं बात करूं, वो है इसकी बैलेंसी। क्या होती है बेटी, बेटा इसकी बैलेंसी होती है 2। अगर इसकी बैलेंसी 2 होगा तब इसका वेट कितना होगा, देखो इक्विवेलेंट वेट इनटू क्या बेटा, बैलेंसी, फॉर्मूला होता है। अगर इक्विवेलेंट वेट की बात करो 3.5 इंटू अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 9, जो कि करेक्ट है, जो कि करेक्ट है। मैं फिर से इस पॉइंट को एक बार क्लियर करना चाहूँ। बेरिलियम का एटॉमिक मास 13 था, किसके हिसाब से, जो पीरियोडिक टेबल पहला बना, जो कि गलत था। गलत होने के पीछे वजह क्या था, एक इसका इक्विवेलेंट वेट 4.5 होता है, इसकी बैलेंसी जो एज्यूम किया था कंफ्यूजन में वो 3, तो 3 इंटू 4.5 ये 13.5 आ रहा था, ये गलत था। ये क्या था भैया, गलत था। सही क्या था, इसकी बैलेंसी 2 होती है। अब इसके इक्विवेलेंट वेट दैट इज, सॉरी ये देखो 4.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 होगा। आपको मालूम भी है बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 होता है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, जो होगा वो होगा ड्रॉबैक। क्या होगा बेटा, ड्रॉबैक। किसका, ड्रॉबैक ऑफ मेंडलिक पीरियोडिक टेबल, एमपीटी मैंने लिख दिया, आप समझ लोगे। पहली बात, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट फिक्स। बोलो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट फिक्स। तो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, क्यों? ये फर्स्ट ए में भी था और सेवेंथ ए में भी था हेलोजन के साथ, तो हेलोजन के साथ भी है और ये पहले ग्रुप में भी है, इसीलिए कहा गया कि ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरा, नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप, नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप्स, मतलब आइसोटोप्स के लिए कोई सेपरेट पोजीशन नहीं था। आइसोटोप्स कौन होते हैं, वो एटम जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, उनको आइसोटोप्स कहते हैं। देखो एटॉमिक मास ये देखो ये सेम है लेकिन ये डिफरेंट है। बात सुन बारीक नहीं आ रहा है। नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप्स, दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं भैया, हाइड्रोजन 1,1 भी होता है, हाइड्रोजन 1,2 होता है, हाइड्रोजन 1,3 होता है, ये भी 3 आइसोटोपिक फॉर्म में पाया गया। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं किसका, जैसे बोरॉन है, बोरॉन 5,10 भी होता है, बोरॉन 5,11 भी होता है। तो कार्बन 6 और 12 के लिए जगह तो था, लेकिन इनके लिए कोई जगह नहीं था, इसलिए ये एक ड्रॉबैक बना। क्या ड्रॉबैक बना बेटा, ये जो एलिमेंट्स थे इनके लिए कोई जगह नहीं था। जैसे बोरॉन 5,10 के लिए जगह था लेकिन 5,11 के लिए नहीं था,
यहाँ पे हाइड्रोजन 1 1 के लिए जगह था लेकिन 2 3 के लिए जगह नहीं था। ये इनका ड्रॉबैक बना, मतलब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं था, यहाँ पे आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसके अलावा आप कह सकते हो कि इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं थे, इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं थे, तब उस टाइम पे इनर्ट गैस भी डिस्कवर नहीं थे, ये भी एक ड्रॉबैक में ही आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसके अलावा मैं जो पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो पॉइंट थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे। वो पॉइंट है कि बेटा इन्होंने इन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास उनके ऑर्डर के फॉर्म में इनकरेक्ट पाया गया। मैं उसको एग्जैक्टली बोल के लिखवा देता हूँ। नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप्स, नो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट फिक्स। उसके बाद था इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ वेरियस एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर मास, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ वेरियस एलिमेंट according to their mass, according to their mass। ठीक है, ये कौन थे? इससे आर्गन और पोटेशियम, Te और I, टेक्नीशियम और इंडियम, थोरियम एंड Pa, कोबाल्ट एंड निकेल, ये सब ग्रुप में इनमें कमी पाई गई। ये एक ग्रुप बन गया। इन दोनों के ऑर्डर में गड़बड़ी थी, इन दोनों के ऑर्डर में गड़बड़ी थी, इन दोनों के ऑर्डर में गड़बड़ी थी। जैसे आर्गन का आप ध्यान में आया होगा तो 40 होता है एटॉमिक मास, और इसका होता है 39। पीरियोडिक टेबल में ये पहले होता है और ये बाद में होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये भी एक तरह का मेजर ड्रॉबैक है। क्या है बेटा? एक तरह का मेजर ड्रॉबैक है। इज दैट क्लियर और नॉट? मतलब ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो रही हैं। अब इसको याद कैसे करें? तो बोलते हैं आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा ठंडा, पेप्सी कोक नहीं चलेगा, कोक नहीं चलेगा। मतलब तेरी का टीई, इच्छा का मतलब आई, ठंडा का मतलब टीएच, पेप्सी का मतलब पीए, कोक का मतलब सीओ, नहीं चलेगा का मतलब एनआई। मतलब इनके एटॉमिक मास में इनकरेक्ट ऑर्डर पाया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉर्ड ऑफ पीरियोडिसिटी। उसके बाद आप लिख सकते हो कि ही कुड नॉट, या ऐसे लिखोगे, सॉरी, could not explain the cause of periodicity। मतलब जो पीरियोडिक फंक्शन था उसका क्या वजह था, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो मैंने रीजन दिया है वो रीजन मैंने अभी लिखवा दिया है, बट वो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल ने प्रपोज नहीं कर पाया। ये सारे ड्रॉबैक थे। मैं एक शॉर्ट रिवीजन देता हूँ। मेंडलीफ की मैं बात करूँ, एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1972 में पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया। मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को लिया, उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड्स है उनके प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद 63 कार्ड्स लिए, उन कार्ड्स को दीवार पे चिपका दिया, और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को जब एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं वो एक साथ आ रहे हैं। उसके बाद ही उन्होंने बताया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? मैंने बोला द रिपीटिशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल को पीरियोडिसिटी कहते हैं। उसके बाद का जो वजह था मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूं बेटा। उसके बाद मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बोला कि जो पीरियोडिक टेबल था बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, उस टाइम पे सिर्फ 63 एलिमेंट्स थे, नोबल गैस डिस्कवर नहीं थे। 7 हॉरिजॉन्टल रोज था जिनको पीरियड या सीरीज कहा गया। 8 वर्टिकल कॉलम था जिनको ग्रुप कहा गया। ग्रुप में 1 से लेके 7 तक जो ग्रुप थे ए बी सब पार्ट्स में डिवाइड थे। जो 8वां था वो ए बी सी में डिवाइड था। इस 8वें को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेरिट्स की, सिंप्लीफाइड द स्टडी ऑफ एलिमेंट। इन्होंने एलिमेंट के स्टडी में सिंप्लिसिटी प्रोवाइड किया इस टेबल के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद कुछ रिलेवेंट इन्होंने स्पेस छोड़ा फॉर द न्यू डिस्कवर एलिमेंट्स, यानी कि प्रोडिक्शन ऑफ न्यू डिस्कवर एलिमेंट्स, या ही लेफ्ट सम रिलेवेंट स्पेस फॉर द न्यू डिस्कवरी एलिमेंट्स। उसके बाद जो मेरिट्स थे कि करेक्ट द एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, लाइक कौन कौन थे, यू बेईमान इंसान प्लेटिनम गोल्ड चुराते हो, यूरेनियम बेरिलियम इंडियम प्लेटिनम एंड गोल्ड, इनके एटॉमिक मास में करेक्शन किया। बेरिलियम के साथ एक थोड़ी सी मैंने एक एक्सपेरिमेंटल डेटा आपके साथ शेयर भी किया था। बेरिलियम का जो एटॉमिक मास उस समय था वो 13 था, लेकिन वो होता है 9। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बेरिलियम की बैलेंसी थी वो उस समय पे हमने 3 एज्यूम किया था, इसका इक्विवेलेंट मास 4.5 होता है, 4.5 इंटू 3 करने पे 13.5 आता है। लेकिन जो करेक्ट इसका वैलेंसी है वो 2 होता है, यानी कि 4.5 2 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाता है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद डिमेरिट्स की बात करते हैं। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, आइसोटोप्स के लिए कोई सेपरेट पोजीशन नहीं था, आइसोटोप्स के लिए कोई सेपरेट पोजीशन नहीं था। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, जैसे कार्बन 13 14, कार्बन 12 13 एंड 14। कार्बन 12 के लिए पोजीशन था, कार्बन 13 एंड 14 के लिए कोई जगह नहीं था। उसके अलावा इनकरेक्ट इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ वेरियस एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर मास, जैसे आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी कोक नहीं चलेगा। मतलब ये कुछ मेजर ड्रॉबैक है। दूसरा एक ड्रॉबैक जो अभी मैंने लिखवाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, मतलब जो प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन है इंटरवल के बाद, इस कॉज को, इस वजह को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। दैट्स व्हाई वी डिस्कार्डेड द क्या बेटा, मेंडलिक पीरियोडिक टेबल। बट ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको एक चार्ट बना के दिया एलिमेंट्स का अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, जिसको हम मेंडलिक पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। जो भी हमारी अगला सेशन होगा उसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग आज का सेशन यहाँ पे बाइंड अप करते हैं, ठीक है। आज का सेशन हम लोग यहाँ पे